हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम AIACT जेई का प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसका सॉल्विंग अप्रोच होता है किसी क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में सॉल्व करने के लिए। तो जो पेपर मैं लेने वाला हूँ वो है 27 जुलाई 2022 को आया था फर्स्ट शिफ्ट में। फिलहाल के लिए हम जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग का पेपर करने वाले हैं सॉल्व। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, रीजनिंग का वेटेज होता है 15 मार्क्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पूरा स्कोरिंग होता है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन का सॉल्विंग अप्रोच मैं आपको बताऊंगा कि 30 से 40 सेकंड में सॉल्व करने के लिए आपको उसको क्या अप्रोच लगाना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था हमारे सीटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक से। तो सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपको नहीं आता है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हमने एसएससी जेई के समय सीटिंग अरेंजमेंट को पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था कि कैसे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, उसका अप्रोच क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 7 पर्सन ABCDEFG आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फॉर प्लेइंग कार्ड्स। तो सर्कल सर्कल क्या होता है? क्लोज लूप्ड होता है। क्लोज लूप का कोई भी क्वेश्चन रहने दो, क्लोज लूप में सर्कल आ गया, स्क्वायर आ गया, ट्रायंगल आ गया, हेक्सागन आ गया, ये सारी पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकते हैं कि स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, हेक्सागन टेबल पे बैठे हैं, या फिर सर्कल। क्लोज लूप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे आता है वो है थ्रेड मेथड। थ्रेड मेथड मतलब क्या होता है कि सर्कल है, इस सर्कल में इस तरीके से मान लो 8 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब इसको मैं एक जगह से कट कर दूंगा। अगर मैं यहां से कट कर दूंगा तो ये 8 लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? किसी भी क्लोज लूप को हम थ्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं थ्रेड मेथड। थ्रेड मेथड के बहुत एडवांटेजेस है, बहुत एडवांटेजेस। तो फिलहाल के लिए मैं आपको थ्रेड मेथड के डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि वो एक अलग टॉपिक आ जाता है। तो अगर आपको थ्रेड मेथड के बारे में और डिटेल में जानना है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको थ्रेड मेथड एकदम डिटेल में समझा दूंगा। तो अभी हम थ्रेड मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कैसे किया जाता है थर्ड मेथड से। सबसे पहले बोला है 7 पर्सन, तो हमें एक लाइन बनानी है और उसको 7 पार्ट्स में कट करना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पार्ट्स में कट करना है। क्वेश्चन में बोला ABCD आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फॉर प्लेइंग कार्ड्स फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अभी हमें कोई मतलब नहीं है कि वो सेंटर में देखे या फिर अवे फ्रॉम द टेबल देखे, हमें कोई मतलब नहीं है। क्लोज लूप का यही फायदा है कि आपको यहाँ पर डायरेक्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सर्कल में होता है, सर्कल में अगर इस तरीके से है तो ऊपर वाले का राइट लेफ्ट अलग होता है। ऊपर वाले के लिए ये लेफ्ट है, ये राइट है, दोनों ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, लेकिन इसके लिए ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। C इज सिटिंग इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ G। तो क्या बोला है? G के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? C, ठीक है। C is sitting immediate left of G and D is sitting second to the left of C, second to the left of C। C के फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है? D। D is sitting second to the left of C। B is sitting third to the right of A। तो इन दोनों से कुछ मतलब नहीं है तो अलग से बनाना पड़ेगा। A के थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। क्या बोला था? B इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ A, बिठा दिया। एंड F इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A के लेफ्ट में फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हमारे हैं, हम जो क्वेश्चन में दिया है उस तरीके से। अब हमको इसको थ्रेड मेथड पे बिठाना है। थ्रेड मेथड पे बिठाने के लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप कहीं से भी चालू कर सकते हो। आपको चालू करने का कोई झंझट नहीं है, आप कहीं से भी चालू कर सकते हो अपने मर्जी से। तो मैं D से बिठाना चालू कर सकता हूँ या फिर मैं F से भी बिठाना चालू कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं रखूंगा D को, उसके बाद D-C-G है ना, D डैश मतलब यहाँ पे कुछ नहीं रखना है, यहाँ पर रखूंगा C को और यहाँ पर रखूंगा G को, इस तरीके से। अब मुझे F-A-B को बिठाना है। अब देखिए, अगर मैं F को इधर रखूंगा F-A नहीं बैठ सकता। तो अगर मैं F को इधर रखूंगा F-A बैठ सकता है। A के बाद दो डैश B नहीं बैठ सकता, ठीक है। इस तरीके नहीं बैठेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि कैसे बैठ सकता है। अब देखो F यहाँ पे भी नहीं बैठ रहा,
अगर मैं एफ को यहाँ पर बिठाऊँ, एफ डैश ए नहीं बैठ सकता, जगह ही नहीं है। अगर मैं एफ को लास्ट में बिठाऊँ, एफ डैश ए बैठ सकता है, दो डैश बी बैठ सकता है, तो बिठाइए। देखो एफ को मैं इधर बिठा दूंगा, एफ के बाद एक डैश, जो ये कंटिन्यू है, ठीक है, क्लोज लूप में कंटिन्यू होता है हमेशा। तो एफ के बाद डैश, डैश की जगह डी है, डैश के बाद है ए के बाद दो डैश है, दो डैश फिर आ जाएगा बी। अब एक जगह वेकेंट है, इस वेकेंट पे भर दो जो भी अल्फ़ाबेट बाकी है, ए बी सी डी ई एफ जी, ए हो गया, बी हो गया, सी डी, बचा है हमारा ई, तो ये बच्चे वाली जगह पे ई आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ओपन थ्रेड मेथड को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और ये आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर आपका सोल्यूशन दे देता है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो सी के, ये सी है, इसके थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि है ई। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो ये था यहाँ पर थर्ड मेथड का सॉल्विंग अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का ही आ जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखेंगे यहाँ पर अप्रोच कैसा है। 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए रो। तो यहाँ पर रो का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़ते आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। पूरा पढ़ के वापस स्टार्ट करने में टाइम वेस्ट हो जाता है। एक लाइन पढ़ लिया स्टार्टिंग का, उससे आपको क्या पता चला कि रो में बैठे हैं और 5 लोग हैं। तो 5 में इसको डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इतना पढ़ लिया, काम कर दो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, तो सब लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, मतलब ऊपर ही फेस कर रहे हैं। ऊपर फेस करने की खास बात क्या होता है कि राइट और लेफ्ट उसका और हमारा सेम ही होता है। अगर वो नीचे देख रहा होता है तो नीचे में राइट और लेफ्ट अलग हो जाता है, लेकिन ऊपर देखने के समय राइट और लेफ्ट सेम। तो आगे क्या बोला है, भारती इज नॉट एडजेसेंट टू रानी और अमिता। इसका मतलब क्या है, भारती के इस साइड रानी नहीं आएगी और भारती के इस साइड अमिता नहीं आएगी, मतलब अमिता और रानी के बीच में भारती नहीं है। तो एक और कंडीशन यहां पर हो सकता है, भारती के इस साइड अमिता और इस साइड रानी, ये दोनों कंडीशन ऊपर नहीं आने चाहिए। ये वाला सेंटेंस कहता है। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, कीर्ति इज नॉट एडजेसेंट टू रानी। कीर्ति जो है वो रानी के एडजेसेंट नहीं है। कीर्ति और रानी इस तरीके से नहीं आएगा, या फिर कीर्ति के इस साइड रानी इस तरीके से नहीं आएगा। ये दोनों भी कंडीशन नहीं आने चाहिए यहाँ पर। उसके बाद क्या करता है, भारती इट्स एडजेसेंट टू रामा। भारती जो है वो रामा के एडजेसेंट है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये क्या कहता है, भारती एडजेसेंट है रामा। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। और क्या कहता है, रामा इज इन मिडिल ऑफ द रो। देखो पता चल गया, रामा मिडिल ऑफ द रो, 5 लोगों में है, तो मिडिल मतलब क्या होगा, यहां पर होगा। ठीक है, रामा इधर बैठ गया। अब क्या कह रहा है कि भारती जो है वो रामा के एडजेसेंट होनी चाहिए। तो रामा के इधर भी भारती हो सकती है, रामा के इधर भी भारती हो सकती है। तो दोनों कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। एडजेसेंट मतलब बाजू में, तो कहीं पर भी हो सकता है ना, तो दोनों कंडीशन लेके चलना पड़ेगा हमें। देखो भारती के इस साइड एक ही जगह है जहां पर कौन नहीं आना चाहिए, अमिता या रानी नहीं आनी चाहिए। अगर अमिता या रानी यहाँ पर नहीं आएंगे तो यहाँ पर कौन बचता है, फिर यहाँ पर बचता है कीर्ति। तो यहाँ पर हम कीर्ति को रख सकते हैं। क्या बोला है, कीर्ति के साइड में रानी नहीं आनी चाहिए, तो कीर्ति के साइड में भारती है, मतलब रानी नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रामा को रखा है, यहाँ पर भारती को रखा है। भारती का एडजेसेंट रानी नहीं होनी चाहिए और अमिता नहीं होनी चाहिए। रानी और अमिता नहीं होगी तो बची कौन, कीर्ति। ठीक है, कीर्ति को हमने यहाँ पर रख दिया। तो देखो अभी मेरे पास 2 जगह बचती है। मैं यहाँ पर अमिता और रानी को रख सकता हूँ, तो कहीं भी रख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ए डैश आर कर रहा हूँ और यहाँ पर आर डैश ए कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है अमिता और रानी यहाँ पर दोनों में से कहीं भी बैठ सकते हैं, और रानी और अमिता दोनों में से कोई एक यहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर ए काट दो तो यहाँ पर आर बचेगा और
यहाँ पर अगर आर काट दो तो ए बचेगा, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पर भी आ जाता है, अमिता और रानी में से यहाँ पर कोई एक बैठ सकता है, और रानी या फिर अमिता में से यहाँ पर कोई एक बैठ सकता है, दोनों में से कोई एक बैठेगा। तो अमिता का हमने ए दिया है और रानी का हमने आर दिया है, इस तरीके से यहाँ पर हम बैठ सकते हैं, इन दोनों को कहीं भी बिठा जा सकता है, तो वो कंडीशंस अलग अलग आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कीर्ति इज एडजेसेंट टू हुम आउट ऑफ द फॉलोइंग, कीर्ति किसके एडजेसेंट में है, तो कीर्ति के एडजेसेंट कौन है, भारती। इस कंडीशन में भी भारती कीर्ति के एडजेसेंट है, और कीर्ति के एडजेसेंट इस कंडीशन में भी भारती है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है सेकंड, जो कि है भारती, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशनल है, यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी आ जाएंगे, ठीक है ना, ये 2 पॉसिबिलिटी और ये 2 पॉसिबिलिटी, और 4 पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया था कीर्ति किसके एडजेसेंट है, तो कीर्ति का लोकेशन हमें परफेक्ट पता है, कीर्ति का परफेक्ट लोकेशन पता है, तो उसका एडजेसेंट भी हमें परफेक्टली पता है। तो और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो पूछा है वो हमें मिल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, WALKMINT टॉल बेयर। तो यहाँ पर कहता है इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिमूव्ड, एक लेटर ईच वर्ड का रिमूव कर देंगे तो बचेगा ALKINT ALLARE, each word is removed, तो हमने हटा दिया। which of the following will form new meaningful English word, तो इनमें से कौन सा एक इंग्लिश वर्ड बनाएगा, तो ALK, मुझे इन तीनों का यूज करके बनाना है, ठीक है। मैं इन तीनों में से किसी 2 का यूज नहीं कर सकता, तीनों को यूज करना पड़ेगा। तो ALK, क्या ALK को मिला के आप कोई इंग्लिश वर्ड बना सकते हो, नहीं बनाएगा। INT को मिला के कोई एक वर्ड बना सकते हो इंग्लिश का, आप इट बना सकते हो, IT इट बनेगा, लेकिन इट में मैं सिर्फ 2 ही वर्ड का यूज कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक अल्फाबेट का आपको यूज करना है। जब भी मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से किन्हीं वर्ड का सेलेक्ट करके वर्ड नहीं बना सकते, आपको इनमें से सारे अल्फाबेट्स का यूज करना है। INT तीनों का यूज करना पड़ेगा आपको इंग्लिश वर्ड बनाने के लिए, तो INT को मिला के मैं इंग्लिश वर्ड नहीं बना सकता, ठीक है। ALL ऑल, ऑल एक पहले से इंग्लिश वर्ड है। ARE आर, आर एक पहले से इंग्लिश वर्ड है। इन तीनों को मिला के पहले से इंग्लिश वर्ड बन रहा है, ऑल एक पहले से इंग्लिश वर्ड है, तो इन दोनों से इंग्लिश वर्ड बन रहा है। तो किससे बन रहा है, टॉल से बन रहा है और बेयर से बन रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया हमारा टॉल एंड बेयर, ऑप्शन नंबर 2, टॉल और बेयर से हमारा इंग्लिश वर्ड मीनिंगफुल बन रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन भी मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था SSC JEE के समय, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर ब्लड रिलेशन आपको सीखना है एकदम डिटेल में। तो यहाँ पर बोला है राहुल इज द नेफ्यू ऑफ नीलेश। नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भाई या बहन का लड़का। तो नीलेश, एक लाइन से हम क्या डिनोट करते हैं, ब्रदर या सिस्टर का रिलेशन डिनोट करते हैं। अब वो कौन है, मेल है या फीमेल है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसको खाली रख ला। और नीचे कौन आएगा, राहुल। तो नेफ्यू ये हो गया मेल, मैं स्क्वायर से मेल को डिनोट करता हूं और सर्कल से फीमेल को डिनोट करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, नीलेश के भाई या बहन का लड़का कौन है, राहुल, तो वो हो गया नेफ्यू। उसके बाद क्या बोला है, नीलेश की मदर है रीता। नीलेश की मदर, अब मदर मतलब इसके ऊपर आ जाएगा, एक जनरेशन ऊपर। अब मदर क्योंकि फीमेल होगी तो मैं उसको सर्कल में बनाऊंगा, कौन है, रीता। नीलेश की मदर है रीता। अब इस मदर का कोई हस्बैंड भी होगा तो हस्बैंड को हम स्क्वायर में बनाएंगे। स्क्वायर को मैं मेल से डिनोट करता हूं। और इस 2 लाइन का मतलब क्या है, मैरिड कपल। मैरिड कपल के लिए 2 लाइन आ जाते हैं और सिंगल लाइन आते हैं किसके लिए, जब भाई या बहन का रिश्ता होता है तो। और वर्टिकल लाइन का मतलब आता है कि जनरेशन गैप, ठीक है। तो नीलेश मदर इस रीता तक हो गया था। रीता के बाद क्या है, सीता इज रीतास मदर। रीता की मदर है सीता। तो रीता की भी मदर मतलब एक ऊपर, और मदर मतलब फीमेल आ गई, और वो कौन है, सीता।
ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ। तो क्या कहता था, सीता इज रीतास मदर, सीता इज रीतास मदर। ठीक है, अब इस मदर का भी हस्बैंड होगा, तो उसको हम स्क्वायर में रख देंगे। इसके बाद क्या कहता है, सीता हस्बैंड इज अर्जुन, तो पता चल गया सीता का हस्बैंड है अर्जुन, तो मेल है, इसलिए उसको हमने स्क्वायर में रखा, और दोनों का इस दो लाइन का मतलब होता है मैरिड। उसके बाद अर्जुन देखो क्या था, उसके बाद क्या है, सुषमा इज द मदर इन लॉ ऑफ अर्जुन। अब मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सास, किसकी, अर्जुन की सास। अर्जुन की सास मतलब अर्जुन के वाइफ की माँ, अर्जुन के वाइफ की माँ, माँ मतलब फीमेल, फीमेल मतलब सर्कल, कौन है वो, सुषमा। अब इसका भी कोई हस्बैंड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, हाउ इज राहुल, तो क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, हाउ इज राहुल रिलेटेड टू अर्जुन। हमें पूछा है अर्जुन और राहुल का रिश्ता। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर अर्जुन और राहुल के बीच में कितने जनरेशन आ रहे हैं। राहुल, अगर हम यहाँ पर इसको सेल्फ माने, सेल्फ, सेल्फ के ऊपर क्या होता है, सेल्फ के ऊपर, सेल्फ के ऊपर पेरेंट्स आते हैं, सेल्फ के ऊपर पेरेंट्स, ठीक है, फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट जनरेशन मानेंगे। सेल्फ के ऊपर पेरेंट, पेरेंट्स के ऊपर सेकंड जनरेशन, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, तो मैं जीपी लिख रहा हूँ। ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर थर्ड जनरेशन मान लेंगे हम, थर्ड जनरेशन, ये क्या हो गया, ग्रेट ग्रैंड, जी जी पेरेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर सेल्फ और अर्जुन के बीच में कितने जनरेशन आ रहे हैं, तीन जनरेशन आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अर्जुन और राहुल का रिश्ता। हमें किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, हाउ इज राहुल रिलेटेड टू, तो राहुल रिलेटेड टू अर्जुन, तो यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड का रिश्ता आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ऊपर पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स के ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स जाता है, और ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर ग्रेट ग्रैंड जाता है। तो यहाँ पर जो भी हमारा ऑप्शन में ग्रेट ग्रैंड दिख रहा है हम उसको टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर राहुल इज अर्जुन सन नहीं हो सकता, राहुल इज अर्जुन ग्रैंड नेफ्यू, ग्रैंड नहीं आना चाहिए, हमारा ग्रेट ग्रैंड आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर हमको ग्रेट ग्रैंड दिख रहा है, तो ये हमारा हो सकता है। यहाँ पर क्या बोला है, ग्रेट ग्रैंड सन्स सन, नहीं, ग्रेट ग्रैंड सन्स सन मतलब, सन्स सन मतलब क्या होता है कि एक और जनरेशन उसमें प्लस हो गया, तो ये क्या चार जनरेशन, चौथे जनरेशन तक लेके जा रहा है। कैसे, राहुल इज अर्जुन ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन तक ही तीन जनरेशन हो गया, फिर सन्स सन मतलब चौथे जनरेशन पे लेके जा रहा है। हमें चौथे जनरेशन तक जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ सेल्फ से लेकर तीसरे जनरेशन तक जाना है। तीसरे जनरेशन तक सिर्फ ग्रेट ग्रैंड ही लेके जा सकता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, क्योंकि राहुल इज अर्जुन ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है इन इक्वालिटीज का क्वेश्चन। तो देख सकते हैं एक बीच में कॉमा आया है, तो ध्यान से करना पड़ेगा। हमें पूछा है यू से एस तक, तो यू से एस जाना है, यू से सिर्फ डब्ल्यू और एम तक का ही रिश्ता है, तो डब्ल्यू से एस तक पहुंचा जा सकता है। तो मुझे सबसे पहले यू से डब्ल्यू जाना पड़ेगा। अगर मैं U से W जाऊँ, इसका मतलब मैं बैकवर्ड ट्रैवल कर रहा हूँ, और जब भी मैं बैकवर्ड ट्रैवल करता हूँ तब मेरा जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा। बैकवर्ड ट्रैवल के समय साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रेटर एंड इक्वल टू है, तो यहाँ पर लेस एंड इक्वल टू आ जाएगा U से W तक जाने के लिए। अब मुझे W से S जाना है, क्योंकि मेरा टारगेट S है, तो मुझे W से S जाना है। अब मुझे जाना है W से S, W से S जाने के लिए भी मुझे बैकवर्ड ट्रैवल करना पड़ेगा। अब बैकवर्ड ट्रैवल करूंगा तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, W से S जाने के लिए लेस देन एंड इक्वल टू। अब मुझे कहाँ तक जाना था, U से S तक जाना था, तो U से S तक का रिश्ता मुझे क्या मिल रहा है, लेस देन एंड इक्वल टू। U से S, तो U से S तक लेस देन मांगा है, मतलब कि फॉल्स। S इक्वल टू U, तो S और U के बीच में रिश्ता क्या है, लेस देन और इक्वल टू का है, तो ये भी फॉल्स। तो दोनों भी फॉल्स। तो क्या मैं यहाँ पर बोथ कंक्लूजन दोनों भी फॉल्स वाला टिक कर सकता हूँ, तो वो हमारा शायद से ऑप्शन में ही नहीं है, बोथ फॉल्स वाला। तो जब आपको पता होगा कि दोनों इंडिविजुअली फॉल्स हो और जो हमारा सोल्यूशन है उसके दोनों भी साइन हमारे ऑप्शंस में दिए हो, तो यहाँ पर आइदर वाला आता है, आइदर वाला, तो इसलिए हम ऑप्शन 1 को टिक करेंगे।
अगर आपको इनइक्वालिटीज नहीं आती तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। इनइक्वालिटीज में आपको अच्छे से करा सकता हूँ पूरा। इनइक्वालिटीज में बहुत सारे कंडीशन आ जाते हैं, आइदर और के केसेस में भी दो कैटेगरी होते हैं। ये एक कैटेगरी आता है जिसमें दोनों भी साइन आपको यहाँ पर मिले हो। आइदर और का एक और कैटेगरी आता है, वो मैं किसी दिन एक क्वेश्चन के साथ आपको समझा दूंगा। तो या उसके लिए दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, और जो आपका एंड आपको क्या मिला है, लेस देन और इक्वल टू मिला है, यू लेस देन इक्वल टू एस, तो दोनों भी साइन यहाँ पर होने चाहिए। तो दोनों भी साइन यहाँ पर है और दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग है, इसलिए आइदर और यहाँ पर आ जाएगा। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर बोर्ड मास का क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर हमें बोला है कि माइनस को प्लस में बदलना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारा इनिशियल क्वेश्चन है 13 माइनस 10 डिवाइड बाय 6 इंटू 5, इसका सोल्यूशन चाहिए। तो क्या करना है, माइनस को प्लस करना है, ये माइनस है इसको हम प्लस कर देंगे। डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइड है इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को डिवाइड करना है, ये मल्टीप्लाई है इसको कर देंगे डिवाइड। देन व्हाट विल बी द आंसर पूछा है, तो नंबर्स वैसे के वैसे रख देंगे, 10 की जगह 10 और 13 की जगह 13। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन जो हमने चेंज किया। उसके बाद अब इसको सॉल्व करना है, 6 डिवाइड बाय 5। तो 6 डिवाइड बाय 5 सबसे पहले बॉड मास रूल लगेगा, ठीक है। यहाँ पर बॉड मास में डिवाइड सबसे पहले करना पड़ेगा। तो 6 डिवाइड बाय 5 हमको मिलेगा 1.2, ठीक है। तो 6 डिवाइड बाय 5 सबसे पहले कर लिया। उसके बाद बॉड मास में हम अगला क्या जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्लस का साइन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो हम मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। तो 10 इंटू 1.2 हमें मिलेगा 12, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में प्लस या माइनस पे जाते हैं, जो कि यहाँ पर 13 है। तो 13 प्लस 12 इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 1 आंसर निकल के आ जाएगा। आसान था। आपको ये सब लिख के नहीं करना, मन में तो इतना सब तो नहीं हो पाएगा, बस आपको इतना पोर्शन पेपर पे लिख लेना, इतना सा पोर्शन आपको पेपर पे लिखना है खाली अपने रफ शीट पे। बाकी ये सब नहीं करना है, ये सब तो आपको अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करना है। 6 डिवाइड बाई 5 1.2, फिर 1.2 इंटू 10 12, और 12 प्लस 13 25, ऐसे करके सॉल्व करना है। ये 15 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, रेफर द फॉलोइंग लेटर्स, नंबर, सिंबल, सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। लेफ्ट और राइट दिया गया है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द 7th एलिमेंट टू द राइट ऑफ बी। देखो ये वाले क्वेश्चंस ना बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में भी लोग गलतियां करके आ जाते हैं, क्योंकि इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस। इस एलिमेंट वर्ड की जगह पर अलग अलग वर्ड्स आ जाते हैं। पहले ये हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बारे में मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है, 7th एलिमेंट टू द राइट ऑफ बी। तो यहाँ पर बी क्या है, बी, तो बी के राइट में 7th, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th एलिमेंट पाई है, तो आंसर हमारा पाई निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिकी कहाँ पर आ जाता है, गलतियाँ कहाँ पर होती है। एलिमेंट पूछा है, कभी पूछते हैं वर्ड, कभी पूछते हैं सिंबल। अगर आपको पूछते 7th सिंबल टू द राइट ऑफ बी, अगर 7th सिंबल टू द राइट ऑफ बी है ना, तो परसेंटेज सिंबल आ गया, एंड सिंबल आ गया, पाई सिंबल आ गया, एट सिंबल आ गया, और इन्फिनिटी सिंबल आ गए। तो ये सिंबल्स में खाली उतने ही काउंट करेंगे, आप सिर्फ सिंबल्स को काउंट करोगे। अगर वर्ड पूछे या फिर अल्फाबेट पूछे तो सिर्फ अल्फाबेट को काउंट करोगे। बी के राइट साइड में अल्फाबेट, के पहला अल्फाबेट है, उसके बाद डी दूसरा अल्फाबेट है, एस तीसरा, क्यू चौथा, तो यहाँ पर अल्फाबेट। नंबर भी पूछते हैं कभी कभी कि 7th नंबर टू द राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में 7th नंबर, 7 नंबर नहीं 7th नंबर, यह है पहला नंबर, यह है दूसरा नंबर, फिर यह है तीसरा नंबर, ऐसे। एलिमेंट, एलिमेंट पूछा मतलब ये एलिमेंट मतलब ये सारे ही एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गलती करने के चांसेस आ जाते हैं कि आपको इस वर्ड के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि इस सेक्शन में आपसे क्या मांगा है उन्होंने, एलिमेंट मांगा है कि अल्फाबेट मांगा है कि सिंबल मांगा है कि नंबर मांगा है, ठीक है। गलती होने के चांसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर कहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। यह है अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन, जहाँ पर एक रिपीटेड सीरीज नाम से इसको टॉपिक
क्या जाता है। तो रिपीटेड सीरीज भी मैंने कवर किया था एसएससी जेई में, डिटेल में समझाया है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको कर लेना अच्छे से। एक क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलता है रिपीटेड सीरीज में से। तो रिपीटेड सीरीज में सबसे पहला काम होता है आपका टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। टोटल नंबर्स है 25। 25 को दो हिस्से में कैसे बांटेंगे, 5 5 जा 25, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से हम काटेंगे। तो देख सकते हैं कुछ आपको मैचिंग मैचिंग दिख रहे थे क्या, इस तरीके से नहीं दिख रहा है, इसको हमें अल्फ़ाबेट सीरीज लगाना पड़ेगा। अब अल्फ़ाबेट सीरीज के लिए इन सबको हमें अलग से लिखना पड़ेगा, P डैश O डैश M, ठीक है। अब इनके नंबर्स भी लिखने पड़ेंगे। अब इनके नंबर्स आपको नहीं आते हैं तो आपको अल्फ़ाबेट सीरीज करना पड़ेगा। P का नंबरिंग होता है 16, इसका नहीं पता। O का होता है 15, इसका नहीं पता। M का होता है 13, ठीक है। ये एक कैटेगरी को हमने डिवाइड कर दिया। अब जाएंगे नेक्स्ट, डैश V डैश एस आर, ठीक है। इनके भी नंबरिंग करना था। हाँ, डैश की जगह कुछ नहीं आएगा। V का नंबर कितना होता है, V का नंबर होता है 22। डैश S का नंबर कितना होता है, S होता है 19, क्योंकि T होता है 20, तो T से पहले आता है S, तो S हो गया 19। R का नंबरिंग होता है 18। इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट सीरीज करना पड़ेगा, तब भी जाके आपको पता चलेगा, जिसमें मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया है कि अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स को कैसे निकाला जाता है। इस तरीके से हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ के नंबरिंग को याद रखते हैं। तो देखो यहाँ से मुझे कुछ क्लूज को पकड़ना है। क्लूज को कैसे पकड़ना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करो। इस 19 और 18 के बीच में डिफरेंस क्या है, -1 का, मतलब 19 -1 18 हो रहा है। इस 25 और 23 के बीच में डिफरेंस क्या है, माइनस का 2। 11 और 10, यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 और 10, इसका मतलब 11 -1 10, तो यहाँ पर -1 का रिलेशन है। और यहाँ पर हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है 5 और 6, 5 + 1 6। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे मुझे पहले दो अल्फ़ाबेट का रिलेशन, अगले दो अल्फ़ाबेट का रिलेशन, उसके अगले दो अल्फ़ाबेट का रिलेशन, और लास्ट के दो अल्फ़ाबेट का रिलेशन पता चल रहा है। तो पहले दो अल्फ़ाबेट का रिलेशन क्या पता चला, फर्स्ट अल्फ़ाबेट का +1 नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। तो पहला 16 था, अगला 17, तो 17 क्या होता है, 17 होता है Q, तो यहाँ पर Q डाल देंगे। तो पहला जो था उसका +1 अगला, पहले का +1 अगला, मतलब अगला मेरे पास है तो इसका पहला निकालना है, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। तो 21 किसका अल्फ़ाबेट होता है, U का अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। इसका तो है पहले से, पहला प्लस अगला, अगला 25 है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा 24। तो 24 किसका नंबर होता है, X का नंबर होता है, तो यहाँ पर X आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, पहला प्लस अगला, पहला है मेरे पास तो अगले पे जाना है, तो 12, अगला हो जाएगा 13, तो 13 नंबर यहाँ पर आ गया, 13 होता है M के लिए, ठीक है। इस तरीके से अब मेरे पास अगले दो का है, अगले दो का ये वाला नहीं, अगले दो का ये वाला है 25 -2 23, तो मुझे अगले दो का फाइंड करना है। तो यहाँ पर मुझे अगले दो का नहीं चाहिए, यहाँ पर अगले दो का चाहिए। 22 -2, 22 -2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 20, 20 होता है T20 मैच के लिए T, ठीक है। यहाँ पर इसका -2 यहाँ पर, तो 6 -2 4, तो 4 किसका अल्फ़ाबेट होता है, D का। ये वाला तो है मेरे पास और ये वाला भी है, तो यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इसके अगले दो का क्या है, ये -1 इधर, 11 -1 10, तो 23 -1 22, 22 किसका नंबरिंग होता है, V का नंबरिंग होता है। तो 4 -1 3, तो ज़रूरत नहीं है। 20 -1 19, ज़रूरत नहीं है। 15 -1 14, तो यहाँ पर 14 किसका नंबर होता है, N का नंबर होता है, ठीक है। लास्ट के दो अल्फ़ाबेट्स का पता है मुझे, 19 -1 18, ठीक है। 14 -1 13, 19 -1 18, 3 -1 2, 22 -1 21, 10 -1 9, 9 होता है इंटल I9 का 9, तो I हो जाएगा। यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट नहीं रखा था, 2 किसका होता है, B का होता है 2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल गया है। तो सबसे पहले मेरा है Q, उसके बाद मैंने रखा N को, Q के बाद N रखा, N के बाद U रखा, U के बाद
टी रखा, यू के बाद टी रखा, टी के बाद डी रखा, डी के बाद बी रखा, डी के बाद बी, उसके बाद रखा एक्स, एक्स के बाद रखा वी, वी के बाद रखा एम, एम के बाद रखा आई। ठीक है, तो क्यू एन से स्टार्ट है मेरा, तो क्यू एन मुझे बस यहीं पर दिख रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा क्यू एन यू टी डी बी एक्स वी एम आई। तो ये था मेरा आंसर। ठीक है, तो ये सब अल्फ़ाबेट सीरीज में आ जाता है। अल्फ़ाबेट सीरीज में आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए कैसे करते हैं, और ये रिपीटेड सीरीज का एक अलग टॉपिक है, वो भी मैंने कवर किया है, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे कैसे सॉल्व करना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमें पूछा है सिलोगिज्म। तो यहाँ पर सम पिंक्स आर रेड, तो सम मतलब दोनों आधे आधे, सम पिंक आर रेड, सम पिंक आर रेड, ऑल ईयर्स आर रेड, ऑल ईयर्स आर रेड, तो रेड के अंदर आ जाएंगे ईयर्स। ठीक है, ऑल ईयर्स आर रेड। अभी कंक्लूजन में क्या पूछा है, सम रेड आर ईयर्स, सम रेड, रेड का कुछ हिस्सा ईयर है, रेड का कुछ हिस्सा ईयर है, तो पहला ट्रू। दूसरा कंक्लूजन क्या कहता है, सम रेड्स आर पिंक, कुछ रेड पिंक है, कुछ रेड पिंक है, ये तो पहले से बोला है, सम पिंक आर रेड मतलब सब रेड आर भी पिंक होते हैं, तो ये यहाँ से ये वाला भी ट्रू। तो फिर बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, बोथ ट्रू हो जाएंगे हमारे। तो ये था हमारा सिलोगिज्म। नेक्स्ट हमारा सीटिंग अरेंजमेंट आ जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर देखेंगे, ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल मतलब कितने नंबर ऑफ पीपल है हमें नहीं पता, तो हमें इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे हम। इन ए रो, तो रो में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ में बोला है मतलब उनका राइट ऑफ लेफ्ट और हमारा राइट ऑफ लेफ्ट सेम, मगजमारी इसमें नहीं होगी। जी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट में, एस के फर्स्ट लेफ्ट और एस का सेकंड लेफ्ट कौन है, जी। ठीक है, जी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, टी सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, तो इन दोनों में से कोई रिलेशन नहीं है, तो आर को इधर रखेंगे। आर से क्या है, टी सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, फोर्थ मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, टी सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, ओनली 3% सीट बिटवीन आर एंड क्यू, आर एंड क्यू के बीच में 1 2 3, या फिर ऐसे भी हो सकता है क्यू 1 2 3 आर, ये दोनों कैटेगरी में से कुछ भी हो सकता है। ओनली 3% सीट बिटवीन आर एंड क्यू, ओनली 2% सीट बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर के बीच में 2 पी 1 2 आर, या फिर आर 1 2 पी, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ओनली 2% पी एंड आर हो चुका है। एस सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, फर्स्ट सेकंड, क्यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में। इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन मुझे पूछा है, तो मुझे अभी इसको बिठाना पड़ेगा। तो जी एस डैश डैश क्यू बिठा चुका हूँ। मुझे क्या पता है, क्यू 1 2 3 आर, तो क्यू 1 2 3 आर, क्यू 1 2 3 आर, क्यू 1 2 3 आर, यहाँ पर आर बैठ सकता है। ठीक है, उसके बाद आर, आर 1 2 3 टी, आर 1 2 3 टी नहीं हो सकता, मतलब आर मेरा यहाँ पर नहीं बैठेगा, आर को मुझे इस साइड बैठाना पड़ेगा। तो क्यू 1 2 3 आर, अभी आर, आर के 1 2 3 टी, आर 1 2 3 टी, इतना हो गया। अब मुझे क्या पता है कि आर 2 पी, आर 1 2 पी इधर भी हो सकता है, आर 1 2 पी इधर भी हो सकता है, दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। आर 1 2 पी इधर और आर 1 2 पी इधर और टी डैश में है, उसके बाजू में है, बाकी सब भी बना देंगे। पी को इधर रखना नहीं है क्योंकि पी को हमने उस साइड रखा है, तो ये दो कंडीशन हमारे बन गए। जी डैश एस डैश डैश क्यू, पी हमने एक बार ऊपर रखा क्योंकि आर डैश डैश, आर और पी के बीच में 2 गैप है ना, तो इधर भी हो सकता है और इधर भी बैठ सकता है, तो 2 कंडीशन यहाँ से हमारे निकल के आ रहे हैं इसके लिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीटेड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दोनों कंडीशन में 14 ही आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पी को मैं इस साइड बिठाओ या पी को मैं इस साइड बिठाओ,
मेरे 14 नंबर तो चेंज नहीं होने वाले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दोनों कंडीशन में मेरा 14 आ रहा है, तो आंसर मेरा यहाँ से 14 निकल जाएगा। ठीक है ना, दो कंडीशन यहाँ से मेरे ट्रू हो रहा है, ये भी कंडीशन ट्रू हो रहा है और ये भी कंडीशन ट्रू हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का आ जाता है एक और। 7 फ्रेंड्स GHI JK L एंड M आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। तो क्लोज लूप का क्वेश्चन हम करेंगे ओपन थ्रेड मेथड से हो, तो ओपन थ्रेड मेथड के लिए 7 फ्रेंड्स है तो 7 पार्ट्स में बांट दो इसको। फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब एक ही डायरेक्शन है, तो एक ही डायरेक्शन मतलब हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। J इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ G, G के फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 4 J, J is sitting 4 to the left of G. K is sitting immediately to the left of J. K is sitting immediately to the left of J. Left of J K हो गया। And immediately right of M। अब ये and किसके लिए जाता है? ये and जाएगा पहले अल्फाबेट के लिए, K के लिए। ठीक है, K is sitting immediately to the right of M। तो K is sitting immediately to the right of M। M के राइट में K। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंड किसके लिए जाता है, विच किसके लिए जाता है, ऐसे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो वो सब मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट में बता दिया था, तो सीटिंग अरेंजमेंट का वीडियो देख लेना ध्यान से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कि सीटिंग अरेंजमेंट में ये वर्ड्स को ध्यान रखना पड़ता है कि एंड, अब यहाँ पर एंड आया J एंड इमीडिएट टू द राइट ऑफ M। अब ये एंड किसके लिए था? ये एंड था K के लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया M तक। L एंड G आर नेबर ऑफ H, तो H का नेबर है L, G, तो H का नेबर यहाँ पर L आ सकता है, यहाँ पर G, दोनों कैटेगरी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी बैठा सकते हैं हम। हु इज सिटिंग सेकंड, तो क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, मतलब इतना ही था। अब मुझे बिठाना चालू करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से बिठाना चालू कर देंगे। G के बाद 1 2 3 डैश है, G के बाद 1 2 3 डैश है, 3 डैश के बाद कौन है? J, J के बाद K, K के बाद M। ठीक है, H के इधर G और इधर L, तो H के इधर G तो फिर इधर L आ जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला कंडीशन मेरा होना चाहिए ना कि H के दोनों आजू बाजू L और G होने चाहिए, तो G को तो मैं हिला नहीं सकता, तो G पहले से ही है मेरा, क्योंकि इस हिसाब से मैंने G को बिठाया था, और H को मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो H के एक बाजू में G हो गया, तो H के दूसरे बाजू में L आना ही चाहिए, क्योंकि नेबर्स हैं। अब बचा वाला अल्फाबेट इधर डाल दो, अल्फाबेट कौन सा बचा? GHI JK L M, GHI बचा, ठीक है, I, तो यहाँ पर हम I डाल देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा? हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, K के लेफ्ट में सेकंड, K के लेफ्ट में फर्स्ट, K के लेफ्ट में सेकंड। ठीक है, तो ये ओपन थ्रेड मेथड है। ओपन थ्रेड मेथड में जब भी एंड आता है, एंड मतलब तुरंत दूसरा जगह चालू हो जाता है। ठीक है ना, अगर हम ऐसे जाएंगे तो G के बाद M आएगा नेक्स्ट, अगर हम ऐसे जाएंगे तो M के बाद G आएगा नेक्स्ट। ठीक है, तो ये ओपन थ्रेड मेथड है। ओपन थ्रेड मेथड को, क्योंकि हमारा क्लोज लूप का क्वेश्चन है ना, तो ओपन थ्रेड मेथड को बाद में हम अगर क्लोज लूप करेंगे तो ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो K का पहला लेफ्ट हो गया M, K का दूसरा लेफ्ट हो गया G, तो यहाँ से मेरा ऑप्शन 3 G इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सिट स्टैंड टॉल इज रिटन एज, तो अलग अलग है, तो हमें लिखना चालू करना पड़ेगा। सिट स्टैंड एंड टॉल, इसको कैसे लिखा है? टेक्स, टेक्स ओप्ट और रिफ, इस तरीके से लिखा है। और हाइट टॉल ड्रॉप, हाइट टॉल DRAWF को कैसे लिखा है? डिस रिफ रे, इस तरीके से। और ड्रॉप साइड वेट को कैसे लिखा है? ड्रॉप सिट वेट को कैसे लिखा है? ओप्ट डिस कौन। ठीक है, ये सब आपको लिखना नहीं है, ऐसे आप जाके पेपर में ऐसे लिखोगे नहीं, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ऐसे आपको लिखना नहीं है, आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको यहीं पे ऐसे उंगलियों से सॉल्व करना है। ठीक है ना, ऐसा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना अभी, क्योंकि मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वरना आप सीधा स्क्रीन पे उंगलियाँ रख के ही सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर क्या पूछा है? हाउ इज सिट
विल बी रिटन इन कोडेड लैंग्वेज। तो मुझे सिट का कोडेड लैंग्वेज जानना है। अब देखो सिट इधर भी है और सिट इधर भी है, इन दोनों जगह पर सिट है, तो इन दोनों जगह पर क्या कॉमन है? देखो सिट मेरा इधर है और सिट मेरा इधर है, ठीक है, और कहीं पर सिट नहीं है। तो सिट की इन दोनों की जगह पर कौन से कोड कॉमन से? फैक्स देखूंगा तो फैक्स यहाँ पर नहीं है, ऑप्ट ऑप्ट यहाँ पर है तो ऑप्ट मुझे यहाँ पर मिल गया, और ऑप्ट यहाँ पर भी मिल गया, तो ऑप्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो ऑप्ट यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर रेफ और यहाँ पर रेफ नहीं है, इसका मतलब ऑप्ट ही मेरा आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट भी हमारा कोडेड लैंग्वेज वाला ही पूछा है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज FOUR इज रिटन एज 7912 एंड FROM इज रिटन एज 1287। व्हाट विल बी द कोड फॉर M? M का कोड पूछा है। अब देखो मुझे कुछ अल्फाबेट्स सेम लग रहे हैं। देखो FO और R, FO और R इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, F इधर भी दिख रहा है, ORFOR, और 3 नंबर यहाँ पर कॉमन क्या है? 1 2 1 2 7 1 2 7। ठीक है, बचा मेरा M और 8, बचा मेरा U और 9। यहाँ से मुझे U का कोड 9 पता चलता है, यहाँ से मुझे M का कोड 8 पता चलता है। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन में M पूछा है तो M का कोड 8, मतलब आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट पूछा है बॉड मास वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 48 डिवाइड बाय 1/12 इंटू 28 प्लस 7 इक्वल्स टू पूछा है, लेकिन उससे पहले चेंज करना है। माइनस मीन्स प्लस, तो माइनस यहाँ पर है ही नहीं तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। इंटू मीन्स माइनस, इंटू मीन्स माइनस, मतलब इंटू की जगह पर माइनस लगा देंगे। इंटू मीन्स माइनस। डिवाइड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। डिवाइड्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन। प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस की जगह पर डिवाइड लगा देंगे। बाकी सब सेम, 7 7 डाल दो, 28 डाल दो, 1/2 डाल दो और 48 डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर बॉड मास लगेगा। बॉड मास में सबसे पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा, तो 28/7 यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सेम, ये 1/2 नहीं है, 1/12 है, बाकी 1/12 इंटू 48 इस तरीके से बचेगा। अब बॉड मास में डिवाइड हो गया, अगला आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में 12 और यहाँ पर 12 4 ज़ा 48, तो बचा क्या यहाँ पर 4, यहाँ से पूरा 4 बचा और यहाँ पे 4 - 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 0। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्शन और डिस्टेंस का आया है। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस भी मैंने एसएससी जेई के समय आपको समझाया था। इसमें नॉर्थ एंड साउथ चलने के समय राइट और लेफ्ट चेंज हो जाता है, तो वो डायरेक्शन डिस्टेंस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगी जब आप डायरेक्शंस चेंज हो जाते हैं तब। तो स्टार्टिंग क्या है? पार्थ गोस जॉगिंग 40 मीटर्स टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। सबसे पहले तो हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बना लेंगे, तो नॉर्थ साउथ ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। ठीक है, क्या बोला है? पार्थ अपने घर से, ये है पार्थ का घर, पार्थ के घर से 40 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो 40 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यहाँ तक हो गया। ही टर्न्स लेफ्ट एंड जॉग फॉर 20 मिनट्स। अब यहाँ पर है ना, तो ये लेफ्ट ये हो जाएगा इसका, 20 मीटर जॉग कर लिया, उसके बाद यहाँ तक हो गया। ही टर्न्स राइट एंड जॉग फॉर 30 मीटर। अब यहाँ से राइट, अब नॉर्थ में है ना, नॉर्थ में तो ये साइड में राइट हो जाएगा 30। ठीक है, 30 मीटर यहाँ तक हो गया। एंड फाइनली टर्न्स साउथ एंड जॉग फॉर 20। साउथ मतलब नीचे ही, अगर यहाँ से राइट और लेफ्ट बोलता तो अगर ये यहाँ से राइट लेता तो साउथ में जाता, अगर राइट क्वेश्चन में बोलते तो, ठीक है, राइट बोलते तो साउथ में बोलते हैं और लेफ्ट बोलते तो ऊपर जाना पड़ता। ठीक है ना, हमें क्या बोला है? साउथ में जाने के लिए बोला है एंड जॉग 20 मीटर्स एंड स्टॉप जॉगिंग। तो ये 20 मीटर ट्रैवल किया है, इसका मतलब कि इसी लाइन में वो आगे आया है और यहाँ पर वो स्टॉप हो गया, और ये दोनों लाइन एक समान है। ठीक है, वॉट इज द शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू द पॉइंट एट विच स्टॉप जॉगिंग। तो इसके घर से लेकर मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये है 40 और ये है 30, तो 40 + 30 70,
तो ऑप्शन 3 70 मीटर्स। ठीक है, सो यही था आपका AIATC जेई का 27 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो अगर आपको और भी शिफ्ट्स के पेपर देखने हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए और भी शिफ्ट्स के रीजनिंग वाले क्वेश्चंस ला दूंगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।